नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर और ये ही क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दीजिए कि हमारी आवाज़ और हमारा वीडियो एकदम क्लियर आपको मिल रहा है, इसके बाद ही आज की क्लास को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग जल्द से जल्द हमारी क्लास से जुड़ें ताकि हम इस क्लास को और अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से लगातार आगे बढ़ा सकें। तो बताएँ जल्दी, जल्दी से जुड़ें और कमेंट करिए। इसमें हम लोग क्या है आज अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 15 प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे और ये प्रश्न देखेंगे कि हमारे लिए आखिर कैसे इम्पोर्टेंट हैं। और ये क्योंकि सारे जितने भी प्रश्न हैं ये सभी पीवाईक्यू के प्रश्न हैं, तो ये पीवाईक्यू के प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्लियर बेटा? तो इस चीज़ को यहाँ पे याद रखिएगा। तो चलते हैं, आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। आज के हमारे पहले प्रश्न का लास्ट में ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। क्या कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो आपके सही नहीं हो रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो उसके लिए भी ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस जो है लेक्चर को। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का जो सबसे बड़ा मद है, ये कौन-सा है? इसमें रक्षा व्यय है, ब्याज की अदायगी है या फिर सब्सिडी है या फिर प्रशासनिक व्यय है। यहाँ पे आपको यही चीज़ बतानी है। तो इसमें जो बेटा सबसे ज़्यादा ख़ास है आपके लिए, ये ब्याज की अदायगी है, क्योंकि ब्याज की अदायगी ही इस समय सबसे बड़ा जो सरकार का बजट में होता है, सबसे बड़ा हिस्सा व्यय का यही होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे आपको याद रखना है। बताएँ बेटा, सब कुछ क्लियर है? किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न तो आपको नहीं लग रहा है क्लास में? अगर लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए जब भी सरकार घाटे की होती है तो क्या करती है, उस घाटे को पूरा करने के लिए हमेशा ये लोन लेते हैं किसी न किसी अदर जगह से। उस लोन के एवज़ में इनको क्या होता है, हमेशा जो है आपका ऋण देना पड़ता है। ऋण तो मूलधन तो देंगे ही, लेकिन मूलधन ऐसे फ्री में तो मिलता नहीं। इसके लिए एक ब्याज भी दिया जाता है। तो उस ब्याज की अदायगी के संदर्भ में ये चीज़ ख़ास हो जाती है। क्लियर बेटा? इस चीज़ को यहाँ पे याद रखिएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, संघीय सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति सामान्यतः किससे की जाती है? विदेशी सहायता से की जाती है, करों की वृद्धि से की जाती है, घरेलू उधारों से की जाती है या फिर स्वर्ण भंडार से किया जाता है? तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को यहाँ पे याद रखिए। इसमें जो बेटा होता है, ये सबसे ज़्यादा जो आपकी पूर्ति होती है, ये घरेलू उधारों से। अगर घरेलू उधार इनको ना मिले, तो कहीं न कहीं इनका एक तरह से राजकोषीय जो पूरा स्टेबिलिटी है, ये पूरी तरह से खराब हो जाएगी या पूरी नहीं होगी। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ख़ास होती है। तो यहाँ पे इस चीज़ को याद आपको ठीक है बेटा? चलें अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय केंद्र सरकार के बजट में राजस्व घाटे के ब्याज भुगतान घटाने पर जो प्राप्त होता है, उसे क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा कहा जाता है, प्राथमिक घाटा कहा जाता है, बजट घाटा कहा जाता है या फिर चालू घाटा कहा जाता है? तो आखिर क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है बजट के राजस्व में से हम ब्याज भुगतान को घटा दें। यहाँ पे जो हम ब्याज दे रहे हैं, उस ब्याज को नहीं शामिल करेंगे, तब उसे क्या कहा जाएगा, ये आपको याद रखना है। ये आपका बेटा प्राथमिक घाटा हो जाता है, इसे प्राथमिक घाटा ही कहा जाता है। इससे यह पता चलता है कि सरकार का वर्तमान समय में व्यय एवं आय के बीच में वास्तविक अंतर कितना रहा। ये चीज़ यहाँ पे खास आपकी हो जाती है। ठीक है बेटा? हम बढ़े अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह थे, वाई.वी. रेड्डी थे, अमर्त्य सेन थे या फिर सी. रंगराजन थे? यहाँ पे बेटा देखिए ये पीवाईक्यू का प्रश्न है, इसलिए यहाँ पे 14वें का पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको याद रखना वाई.वी. रेड्डी साहब यहाँ पे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वैसे भी इस बार का जो आपका पीसीएस का पेपर था, उसमें 14, 15, 16 तीनों को मैचिंग कराने के लिए भी दिया था, 12 से लेकर, तो इसलिए एक कोई भी है आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसमें वर्तमान में जो आपका वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन है, इस चीज को देख लेते हैं। यहाँ पे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वाई.वी. रेड्डी, एन.के. सिंह है, अरविंद पंगड़िया है या फिर रघुराम राजन है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इस वर्तमान समय में अरविंद पंगड़िया है, ये आपके ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ये क्या करेंगे, ये केंद्र एवं राज्यों के बीच में जो भुगतान है, जो आय का भुगतान है, वो आपका यहाँ पे होगा। क्लियर है? चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ निम्न में से कौन सा कर साझा नहीं करती है? आय कर को, निगम कर को, तट कर को,
या फिर उत्पाद शुल्क को। तो यहाँ पे बेटा आपको ये चीज़ याद रखना है कि इसमें जो भी चीज़ें हैं, इसमें कौन-सा शामिल नहीं करेगा, तो इसमें जो तट कर होता है, ये शामिल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये कस्टम ड्यूटी है। ये केंद्र सरकार की अपना वसूलती है, इसीलिए जो है इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना है। क्लियर बेटा? हम बढ़े अगले क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा नीति को बनाना है, राज्य की सीमा निर्धारित करना है, केंद्रीय करों एवं राज्यों के भाग व केंद्र द्वारा राज्यों के अनुदान की सिफारिश करना है। इसके अलावा विदेशी व्यापार को नियंत्रित करना है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? आखिर मुख्य कार्य क्या है? तो इसमें सी विकल्प आपका सही है। केंद्रीय करों में राज्यों के भाग एवं केंद्र द्वारा जो राज्यों को अनुदान की सिफारिश की जाती है, वो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे आपको याद है। बढ़े अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, वित्त आयोग का गठन सामान्यतः कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए या फिर 6 वर्ष के लिए? तो यहाँ पे बेटा आपको याद रखना है, ये सामान्यतः 5 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है। इसे किसके द्वारा गठित किया जाता है? तो इसे याद रखिएगा, ये आपके राष्ट्रपति महोदय के द्वारा गठित किया जाता है और उन्हीं के गठन के पश्चात ही ये आगामी 5 वर्षों के लिए कार्य करती है। इस चीज को यहाँ पे याद रखना। क्लियर बेटा? चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसके आधार पर किया जाता है? योजना आयोग के आधार पर, वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर, संसद के निर्णय के आधार पर या फिर नीति आयोग के निर्देश के आधार पर? केंद्र आयोग, देखिए केंद्र और राज्यों की मध्य वित्त का बंटवारा, यही प्रश्न हमने देखा। तो ये बेटा किसकी सिफारिश पे किया जाएगा? जो वित्त आयोग है आपका, वित्त आयोग की सिफारिश पर ही हमेशा जो है इसका बंटवारा किया जाता है। तो इस चीज को यहाँ पे याद आपको बोले बेटे। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं? अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको वीडियो में लग रही तो कमेंट करके जरूर बताइए। केंद्र सरकार एवं राज्यों के मध्य जो आर्थिक संबंधों का वर्णन है भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में किया गया है? अनुच्छेद 240 से 250 के बीच में, अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में, अनुच्छेद 268 से 281 के बीच में, अनुच्छेद 300 से 310 के बीच में। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना है कि अनुच्छेद संख्या 268 से लेकर 281 के बीच में जो है भारतीय संविधान के जो केंद्र एवं राज्य हैं, इनके वित्तीय संबंधों को यहाँ पे दिखाया। इसी के माध्यम से जो करों का वितरण होता है, वित्त आयोग की जो स्थापना है, ये सारी चीजें जो आती हैं, वो सब चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं। तो इसलिए इस चीज को यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर बेटा? बढ़े हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि घाटे की वित्त व्यवस्था व्यय और राजस्व अंतर को अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर पूरा किया जाए तो यह नीति विफल हो जाए। तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर घाटा है इसमें लोन या अन्य चीजों की जगह पे हम क्या करें, नोटों को प्रिंट करें। तो नोटों को प्रिंट करने से ऐसा स्थिति में क्या होगी? तो यहाँ पे बेटा अभिस्फीति है, मुद्रास्फीति है, आर्थिक मंदी है या फिर व्यापार घाटा है। तो यहाँ पे बेटा पूरी तरह से अगर देखा जाए तो मुद्रास्फीति बहुत ही तेजी से बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अतिरिक्त मुद्रा जारी हो रही है, मार्केट में सरप्लस मुद्रा आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगी, ये मुद्रास्फीति को बहुत ही तेजी से बढ़ा। बढ़ते अगले प्रश्न पर हमारा अगला प्रश्न, आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करने एवं प्रकाशित करने का दायित्व तो किसका होता है? नीति आयोग का होता है, वित्त मंत्रालय का होता है, भारतीय रिजर्व बैंक का होता है या फिर योजना आयोग का होता है? तो इसमें से आपको बताना है कि किसका होता है। तो ये बेटा आपके वित्त मंत्रालय का पूरी तरह से कार्य होता है और वित्त मंत्रालय ही इसके पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। क्लियर बेटा? चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? बजट के बाद, वर्ष के अंत में, आगामी वर्ष के बजट प्रस्तुतिकरण के पूर्व या फिर वित्त वर्ष के मध्य? तो यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा जब आगामी बजट प्रस्तुत होने वाला होता है, उसके 1 या 2 दिन पूर्व में ही प्रस्तुत किया जाता है। इसके पहले नहीं किया जाता कि बहुत दिन पहले ही कर दिया जाए, हमेशा 1 या 2 दिन पहले भी इसको प्रस्तुत किया जाता है। इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है बेटा? चलते हैं हम अपने अगले जो है प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता भारत में कब घोषित की गई? ये भी पुराना पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें 1991 में, 1993 में, 1994 में या फिर 1996 में है। तो यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा, ये सी विकल्प सही हो जाएगा। 1994 में भारत में जो रुपये है इसकी पूर्ण कन्वर्टेबिलिटी को लागू किया गया। इसमें क्या है, जो आय का भुगतान है उसको रुपये में विदेशी मुद्रा में स्वतंत्र रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए बेटा, चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है,
जिला साख योजना डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान किसके अंतर्गत बनाई जाती है? रिजर्व बैंक के अंतर्गत, लीड बैंक के अंतर्गत, नीति आयोग के अंतर्गत या फिर राज्य सरकार के अंतर्गत? तो यहाँ पे हमेशा याद रखना है, ये जो जिला साख योजना है ये लीड बैंक के द्वारा बनाई जाती है, जो प्रत्येक जिले में ऋण वितरण जो होता है उसकी प्राथमिकताओं को, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। क्लियर? इस चीज को याद रखिएगा। तो आज की ये आपको महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसमें से कितने प्रश्न सही हुए ये जो बताइएगा, इसके साथ में इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उदारीकरण हो गया, निजीकरण हो गया, वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किसने की थी? इंदिरा गांधी ने की थी, राजीव गांधी ने की थी, पीवी नरसिम्हा राव ने की थी, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। तो इसमें से किसके द्वारा किया गया था, इस चीज को बेटा आपको ये बताना है। ठीक है, कमेंट करिएगा। अब देख लेते हैं, कल जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का उत्तर। हमारा प्रश्न था, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? 331 में, 332 में, 333 में या फिर 334 में? तो यहाँ पे आर्टिकल संख्या 333 जो है, ये राज्यों में आंग्ल जो भारतीय होते थे उनके प्रतिनिधित्व को या उनके रिजर्वेशन को दिखाता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि 104वां संविधान संशोधन किया जाता है कब? 2019 में। इस संविधान संशोधन के बाद में इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। मतलब वर्तमान संदर्भ में ये फिलहाल आंग्ल भारतीयों का रिजर्वेशन या प्रतिनिधित्व भारत में लागू नहीं। क्लियर बेटा? इस चीज को यहीं पे आपको याद रखना। बताइए किसी को कोई डाउट? तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। अब देख लेते हैं कल जो हमारा सेक्शन रहेगा ये विज्ञान से रहेगा। जरूर से जरूर आप सभी जुड़िएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। उस जाने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।